नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों 4 मई के एसएससी एमटीएस के ऑल शिफ्टों के 75 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, जो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सही होंगे। जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आशा करता हूँ उनका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो बच्चों देख लेते हैं आज जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट करवा देता हूँ, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का। ये पहले फर्स्ट शिफ्ट का करवा देता हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। अब बात हुई है स्वामी विवेकानंद से ये बात याद रखेंगे कि 1897 ईस्वी, देखिए आपको पता लगा होगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1897। 12 जनवरी आपको याद है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? युवा दिवस मनाया जाता है। किनके याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के। एक इनका प्रमुख नारा है, लिख लेंगे, गो बैक टू गीता। ये इनका प्रमुख नारा है। तो ये सारे पॉइंट को, ये तो मैं 2 प्रश्न तो आपको इधर ही करवाया हूँ, रामकृष्ण मिशन और 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है और ये बनारस घराने से थी। किस घराने से थी? बनारस घराने से थी। इन्हें जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण इन्हें 2016 में मिला, पद्म भूषण 1989 में मिला, पद्मश्री 1972 में मिला। तो आपको पुरस्कार भी याद रखना है, क्योंकि पुरस्कार भी पूछा जा रहा है वीटीसीएस के द्वारा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। तो कथक से संबंधित है सितारा देवी। कथक किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, ये तो क्लास में भी करवाया गया। अभी जो मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 5 क्वेश्चन तो आपके मैं तो क्लास में ही करवा चुका हूँ। जैसे सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 किस देश ने जीता है, तो मैंने खेल पुरस्कार विजेता में ये आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो ये अपना प्यारा देश भारत सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जीता है। सुल्तान ऑफ जोहर कप से और जो प्रश्न बनेंगे, जैसे इसका 10वां संस्करण, कौन सा संस्करण खेला गया? 10वां संस्करण खेला गया। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो मलेशिया के अंदर ये आयोजित किया गया था। उप विजेता कौन रहा था? तो पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विजेता बना था भारत। तो उप विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स से? तो महाराष्ट्र राज्य रहा था। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य रहा था। सेकेंड नंबर पे हरियाणा राज्य रहा था। अगर वहीं बात पूछी जाए कि महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, तो 161 पदक जीते थे। टोटल 161 मेडल इन्होंने जीते थे। वहीं बात की जाए हरियाणा, तो हरियाणा ने 128 मेडल जीते थे टोटल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पृथ्वी का जुर्मा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ये तो मैं दो मई की क्लास में करवाया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुर्मा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कवास पावर प्लांट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में स्थित है कवास पावर प्लांट। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत अधिनियम 1919। तो भारत अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी आपको क्लास में करवा दिया हूँ, किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी। तो वर्ष 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, द प्लेस ऑफ इल्यूशन
उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द प्लेस ऑफ इल्यूशन उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर ने आगरे के किले का निर्माण करवाया था। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न और पूछेंगे कि आगरे का किले का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो 1565 में ये शुरू हुआ था और 1573 में ये बनकर तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ से ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन 1983 वाला ये जरूर पूछ लेगा कि 1983 में इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सादिर, या तो सादिर से ही पता लग गया होगा कि आपको राइट आंसर करना था, या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम को मैंने बताया था कि भरतनाट्यम को पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था और इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें सबसे पुराना है भरतनाट्यम, सबसे नया है सत्रिया जो कि असम का है, जिसे 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। इनके फाउंडर थे श्रीमंता शंकरदेव। ये जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों को समर्पित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कोदो कुटकी किस तरह की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। तो ये बाजरा फसल है कोदो कुटकी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया और धम्म घोष को अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भौगोलिक आधिपत्य नीति को त्याग दिया और धम्म घोष को अपनाया था। कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद कलिंग ने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का मतलब अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.2%। तो 31.2% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। अगर वहीं ग्रामीण जनसंख्या के बाद पूछा जाए, रूरल पॉपुलेशन का बाद कितना प्रतिशत था, तो मैं भी वो भी बताता हूँ। तो 68.8% था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, उगादी त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नव वर्ष के उपलक्ष्य पर। तो नव वर्ष के उपलक्ष्य पर उगादी त्यौहार मनाया जाता है। और उगादी त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये तो आपका कर्नाटक हो गया, एक तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उगादी पर्व। उगादी पर्व किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान ब्रह्मा को ये समर्पित है। किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। क्लोरीन का संकेत होता है Cl और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये भी क्लास में मैं करवा चुका हूँ आपको क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। महमूद लोदी अफगानिस्तान का। यहाँ से और बात याद रखेंगे, एक तो 1526, 1556 और 1761, ये 3 युद्ध। 1526 में आप लोगों को पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ये 1757, कौन सा? 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। ये सारे युद्ध को आपको याद रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ये तो मैं 1529 वाला तो घाघरा का युद्ध ये तो मैं 2 मई के क्लास में करवाया हूँ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विद्या। तो भारत विद्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा सितंबर 2022 में एशियाई अध्ययन के लिए। निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं भारत की। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो
कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है और इसका फार्मूला होता है CaCO3। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, ये अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन करवा दिया। अब सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया था मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। तो R.K. नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं और इनकी प्रमुख पुस्तक हैं जैसे द डार्क रूम, क्या है, द डार्क रूम गाइड, ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम होता है और इसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है इसका फार्मूला। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां संबंधित है संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 43B। यहाँ पे ये जो भाग और अनुच्छेद तो पूछा जा रहा है, जैसे भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, भाग 2 याद रखेंगे नागरिकता के बारे में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 तक। भाग 3 में आपको मैं बताया हूँ, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो एक लिखेंगे 12 से 35 तक आर्टिकल के बारे में बताया गया है। भाग 4 में सहकारी समितियां मतलब नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कितने से कितने, तो 36 से लेकर 51 तक के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कार्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो ये महिलाओं का कप है कार्बोलिन कप जो टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर जो है अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा बना था। बात है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की। उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर। ऐसे इसका क्रम चलता रहा। सबसे अंतिम में जो था वो बहादुर शाह जफर था। अगर बात की जाए जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1605 से 1627। अगर अकबर का जहाँ पूछा जाए तो 1556 से 1605। बाबर का पूछा जाए 1526 से 1530 के बीच में रहा इसका शासनकाल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है। लगातार 2 शिफ्ट में पूछा गया और किस घराने से हैं, तो बनारस घराने से है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है इनमें से किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य का है। किस राज्य का है, राजस्थान राज्य का है नृत्य कालबेलिया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। मैं परसों के एक क्लास में करवा चुका हूं। तो 2003 में पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्मश्री भी मिला है 1981 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 1983 में मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है चावल को उगाने के लिए किस प्रकार के तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। तो चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है रावणफारी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है रावणफारी गुफा मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, रावणफारी गुफा मंदिर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है लिंगानुपात का सही परिभाषा क्या है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ वही टीसीएस पूछ रहा है। मैंने कल भी बताया कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। सेक्स रेशियो का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उनमें बोला जाता है लिंगानुपात। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस स्टेट का है, तो केरल स्टेट का है। किस स्टेट का है, केरल स्टेट का है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। अगर स्टेट में सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा स्टेट का है। अच्छे से याद रखेंगे, हरियाणा स्टेट का है। यहाँ पे प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं। अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी में, यूटी में पूछा जाए तो दमन और द्वीप है। यहाँ पर
प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो पुडुचेरी है यूटी में, यहाँ पे प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हरे और कोमल तने वाले पौधों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बल। तो हर्बल कहा जाता है हरे और कोमल तनों वाले पौधों को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत के किस गवर्नर जनरल को ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने वो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे जो 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 देशों से। तो 7 देशों से लगती है भारत की सीमा। अगर ये हमारा इंडियन मैप है, अकॉर्डिंग टू ये हमारा इंडियन मैप है, तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 जो देश हैं इससे हमारी सीमा लगती है। 2 जो हैं वो जलीय सीमा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे वाला साउथ वाला एरिया जो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका है देश स्थित है, यहाँ पे मालदीव, ये 2 देश के साथ जलीय सीमा लगते हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये 7 राज्यों से हमारी सीमाएं लगती हैं। देखिए इससे पहले वाले शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि भारत के किस राज्य से नेपाल की सीमा लगती है। तो मैंने आपको कल बताया था, ये उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम राज्य, ये 5 राज्यों के साथ भारत की सीमा लगती है। और जो ऑप्शन में नहीं था आपको वो टिक करना था। अगर यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा राज्य है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.6 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है भारत। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई शेरों के लिए ये जाना जाता है गिर वन्य जीव अभयारण्य। ये गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, गुजरात राज्य में, जिसका निर्माण 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। तो 21 वर्ष कर दिया गया है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 के तहत महिलाओं की शादी की उम्र। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, राज्य भाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो अमित शाह ने राज्य भाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। क्या हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता है कहलाता है। तो इसे बोलते हैं विद्युत इंसुलेटर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बैडमिंटन में भारत की तरफ से पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया नेहवाल। तो सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन में भारत की तरफ से पहला ओलंपिक मेडल जीता था। बात है 2012 का। कब का, 2012 का, लंदन में जो हुआ था ओलंपिक खेल, तो उसमें सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत की तरफ से किसने मेडल जीता है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है सबसे पहली मेडल जीतने वाली। 2021 में किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने जीता है कांस्य पदक। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाए शुक्र और बुध ग्रह। तो शुक्र और बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वोस्तोक 2022 जो कि भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है किस देश में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस देश में वोस्तोक 2022 भारत और चीन का सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, डेंटल एनेस्थीसिया के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अब जो अभी 20 सेकेंड शिफ्ट के और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, सिमोन बाइल्स
का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं सिमोन बाइल्स, जो कि अमेरिका के हैं। अब थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी मैं बता देता हूं जो प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपका पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ लगभग कितनी थी? 20 करोड़ थी। सेकेंड नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य आ जाता है? महाराष्ट्र राज्य, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि क्रम से यहाँ पे पूछा जाता है। थर्ड नंबर पे था बिहार राज्य। कौन सा नंबर? बिहार राज्य। मैं आपको जनगणना इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ कभी नहीं भूलेंगे। फोर्थ नंबर पे था वेस्ट बंगाल राज्य। कौन सा राज्य? वेस्ट बंगाल राज्य। अगर सबसे कम पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आता है सिक्किम राज्य। सबसे कम में पूछा जाएगा तो सिक्किम राज्य कीजिएगा आंसर। सेकेंड नंबर पे आता है मिजोरम राज्य। कौन सा राज्य? मिजोरम राज्य। थर्ड नंबर पे कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ नंबर पे आता है गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य। यहाँ से और दो प्रश्न पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व का मतलब दरअसल होता है प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक था बिहार का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। तो वर्ष 2010 में मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। मल्लिका साराभाई विक्रम साराभाई की पुत्री थी। विक्रम साराभाई सभी लोग को पता होगा, साइंटिस्ट थे। तो मल्लिका साराभाई विक्रम साराभाई की पुत्री थी और इनकी मल्लिका साराभाई की माँ का नाम क्या था? तो मृणाली साराभाई। और मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, संविधान के भाग 4 किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्व से संबंधित हैं संविधान के भाग 4 डीपीएचपी। क्या है? डीपीएचपी। आर्टिकल कितने से कितने तक है? 36 से 51 तक हैं। किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल शासक। तो चोल शासक के शासन में वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजराज प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। बात हुई है यहाँ पे चोल शासक। इसके इनके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी इसकी राजधानी। और यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। तो तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज। तबला वादक के और हैं जैसे अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, इन्हीं के पुत्र हैं जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंद्र सिंह, लतीफ़ अहमद खान और सपना चौधरी, ये सभी हैं तबला वादक। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किनके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, GVA का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, नाटी लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। तो वैशाली थी वज्जी संघ की राजधानी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, R.K. नारायण की निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है? वहाँ पे पूछा था कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है सेकेंड शिफ्ट में। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि R.K. नारायण की निम्नलिखित में पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख पुस्तक हैं द डार्क रूम, मालगुडी डेज गाइड
माई डेज, ये सभी इनके आर के नारायण की चारों पुस्तक है। तो जो भी आपके ऑप्शन में था उनको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के अंतराल पर भारत में कृषि जनगणना होती है। अब भारत में जनगणना अगर पूछे जाए तो वो 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल बैसाखी। तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस वर्ष में नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1911 से 1921। तो वर्ष 1911 से 1921 में नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई है। वहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट सर 1921 दिया हुआ था, तो 1921 को आपको टिक करना था। इसीलिए बेटा 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड 1921 को बोला जाता है। दरअसल 1911 से 1921 भारत की नकारात्मक जनसंख्या कितनी रही? तो -0.31% रही है भारत की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये थे 4 मई के और शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर कोई आ गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका भी आंसर आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड वीडियो को भी लाइक करना है। पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।